हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम चैनल सब कुछ नो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, कल आप लोगों का बोर्ड एग्जाम है मैथ का और आप लोग तैयारी कर रहे हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। हमने आप लोगों को विकल्पी में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में चैप्टर 9 तक पूरा कंप्लीट पढ़ाई कराया था आप लोगों को। तो अब चैप्टर 9 से आगे यानी कि चैप्टर 10 से और लास्ट प्रायिकता वाले चैप्टर तक जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं या जो बोर्ड एग्जाम में पहले पूछे गए हैं, सभी प्रश्नों को हमने मिलाकर एक डिटेल में हमने 35 क्वेश्चन यहाँ पर फिर से लिया हुआ है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने 37 क्वेश्चन लिया था और उससे पहले हमने चैप्टर 1 से 4 तक में भी कुछ क्वेश्चन लिया हुआ था। तो इस तरह से हमने जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसको आप लोग पढ़ के आसानी से 70 में 70 नंबर पा सकते हैं। विकल्पी क्वेश्चन है तो विकल्प में 20 नंबर आप लोग तैयार कर सकते हैं अपना इससे आसानी से। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, ताकि कल सभी लोग अच्छे से एग्जाम में नंबर पा सकें, अच्छे से एग्जाम में लिख सकें। तो देखिए, हम लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हमने 9 चैप्टर से आगे लिया हुआ है। इससे पहले वाले पार्ट में हमने चैप्टर 9 तक लिया हुआ था, ये चैप्टर 10 से है। 9 से आगे मतलब चैप्टर 10 से है। तो ध्यान से आप लोग समझिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कल आप लोगों का बोर्ड एग्जाम भी है, उसके दृष्टि से आप लोगों का सारा तैयारी हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दिया गया एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु वृत्त पर होते हैं कहलाती है। जैसे देखिए, कह रहा है कि कोई एक वृत्त है और एक रेखाखंड जिसके अंत बिंदु कहते हैं। जैसे ये रेखाखंड हमने ले लिया तो इसको और इसको अंत बिंदु कहेंगे। तो कह रहा है एक ऐसा रेखाखंड जिसके अंत बिंदु वृत्त पर हो, मतलब इधर भी वृत्त पर हो अंत बिंदु, इधर भी वृत्त पर हो, तो इस रेखाखंड को क्या कहते हैं हम लोग? तो आप लोग जानते हैं कि ऐसी रेखा को हम लोग कहेंगे, कौन सी रेखा? जीवा। तो यहाँ ऑप्शन में आप लोग देख सकते हैं ए में जीवा दिया गया है, तो इस पर आप लोग टिक कर लेंगे। अब देखिए, सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और थर्ड वाला भी। कह रहा है कि वृत्त पर स्थित कोई वृत्त है, ये वृत्त पर स्थित कोई बिंदु है, तो उससे कितनी स्पर्श रेखाएं हम लोग खींच सकते हैं। तो देखिए, वृत्त पर एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा हम लोग खींच सकते हैं, एक से ज्यादा नहीं। एक बिंदु का बात किया गया, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से, मतलब एक ही बिंदु का बात। कितनी स्पर्श रेखाएं? तो एक। याद रखिएगा, वृत्त पर स्थित किसी बिंदु से कहेगा तो एक स्पर्श रेखा। और एक बाह्य बिंदु से, अगर वृत्त के बाहर कोई बिंदु है, जैसे ये वृत्त है और उसके बाहर कोई बिंदु है, तो इससे पूछ रहा है कितनी स्पर्श रेखाएं वृत्त पर। तो बाहर बिंदु से याद रखिएगा आप लोग 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो इसमें 2 पर टिक करेंगे। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा, एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा, बाहर बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं। आगे हम लोग देखते हैं, दिया गया क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ। हम लोग पहले एक वृत्त हम लोग खींचते हैं। देखिए, कहा गया कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी है। 5 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त है, जैसे ये मान लीजिए ये कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ये कहा कि 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर मान लीजिए, यही बिंदु P मान लेते हैं हम लोग। स्पर्श रेखा PQ, इस पर स्पर्श रेखा खींचा गया है PQ। केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर, अब कह रहा है केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलता है कि OQ बराबर कह रहा है 12 सेमी, ये 12 सेंटीमीटर दे दिया। PQ की लंबाई बतानी है, ये वाला लंबाई बताना है, ये PQ का कितना होगा। तो आप लोग जानते हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, यानी कि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। तो जब 90 का कोण बना तो ये कर्ण हुआ, ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग निकाल सकते हैं, कर्ण के स्क्वायर में से इसका स्क्वायर घटा देंगे तो निकल जाएगा ये,
रूट में कर देंगे तो हो जाएगा 144 माइनस 25। तो रूट में 144 में से 25 को घटाएंगे तो 119। अब देखिए 119 और सेंटीमीटर में दिया गया तो रूट में 119 सेमी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, इस पर आप लोग टिक कर लेंगे। इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके और टिक कर लेना है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे जा सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया चित्र में ओ वृत्त का केंद्र AB एक जीवा तथा AC ये AC को कहा स्पर्शी है। यदि कोण BOA 120 अंश हो तो BAC देखिए BAC ये वाला कोण बताना है कितने अंश का होगा। 4 ऑप्शन दिया गया है। अब ये कोण कैसे आप लोग बताएंगे तो ध्यान से समझिए, यहाँ पर फिगर को हम लोग यहाँ पर फिर से बना लेते हैं। दिया गया है ऐसे, यहाँ O दिया गया है, यहाँ का कोण दिया गया है 120 अंश और पूछा गया है यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचा गया है और पूछा गया है स्पर्श रेखा के साथ ये वाला जो कोण होगा कितने अंश का होगा। कैसे आप लोग बताएंगे तो देखिए पहले तो ये कोण निकालना पड़ेगा, ये वाला कोण कितने का होगा। तो आप लोग जानते हैं ये त्रिज्या बराबर होता है, ये 120 है और ये दोनों बराबर, त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल होता है 180। तो 180 में 120 तो दिया गया है, बचा 60। अब ये 60 है तो ये 30 अंश हो जाएगा और ये भी 30 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये त्रिज्या आप लोग जानते हैं त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने कोण बराबर होते हैं। तो 30 अंश ये हो गया, 30 अंश ये हो गया। अब देखिए आप लोग जानते हैं कि स्पर्श रेखा पर जो त्रिज्या होती है, ये स्पर्श रेखा है और इस पर ये त्रिज्या तो ये होती है लंब, मतलब यहाँ से यहाँ तक होगा पूरा 90 अंश। तो यहाँ से यहाँ तक 90 और यहाँ से यहाँ तक 30 है। तो 90 में से 30 आप लोग घटाएंगे तो ये वाला निकल जाएगा, 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 होगा। हमारा ये सही हो जाएगा ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पर। यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में दिया गया चित्र में AB एक वृत्त की जीवा है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग जो AB है ये जीवा है तथा AOC ये कहा गया है वृत्त का व्यास है। इस प्रकार है कि ACB 50 अंश, ये देखिए ACB ये वाला कोण दे दिया गया है 50 अंश। यदि AT बिंदु A पर वृत्त की स्पर्श रेखा है तो BAT ये कोण का मान पूछा है कितने अंश का होगा। एक आप लोग प्रमेय पढ़ चुके हैं कि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। जैसे कोई ऐसे आधा वृत्त ये हो गया, ये व्यास अगर दिया हो और ऐसे अर्धवृत्त में बना कोण समकोण, यहाँ 90 अंश कोण बनता है। तो ऐसे देखिए बना हुआ तो ये तो हो जाएगा 90 अंश ये वाला और ये 50, तो 9 और 5 14 140 हो गया, 140 और ये बचा हो गया 40 अंश। अब ये जब 40 हो गया, आप लोग जानते हैं स्पर्श रेखा पर ये त्रिज्या लंब होती है, यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक तो 90 होगा और 90 में से ये 40 पता हो गया। तो ये लाल वाला कितना होगा, तो पूरा 90 में से 40 घटाएंगे तो 50 हुआ। ये 50 पर टिक कर लेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 में। देखिए दिया गया है चित्र में 3 सेमी और 5 सेमी त्रिज्या के 2 संकेंद्री वृत्त हैं। देखिए ये 3 सेमी है, ये यहाँ से यहाँ तक वाला जो त्रिज्या है ये 3 सेंटीमीटर है और वही पूरा यहाँ से यहाँ तक जो त्रिज्या हो गया, मतलब ये पूरा बड़ा वाला ये है 5 सेंटीमीटर का त्रिज्या का वृत्त है। कह रहा बाह्य वृत्त की एक जीवा AB। अब बाह्य वृत्त जो है उसकी ये जो जीवा AB है, जो अंतः वृत्त को, जो छोटे वाले वृत्त को मतलब अंदर वाले वृत्त को P बिंदु पर स्पर्श करती है। यहाँ देख सकते हैं आप लोग। तो यही जो जीवा AB है, AB जो अंतः वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है की लंबाई होगी, मतलब जीवा AB की लंबाई पूछा गया है। मतलब जीवा AB की देखिए लंबाई पूछा गया। तो AB की लंबाई आप लोग कैसे बताएंगे तो ध्यान दीजिएगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 5 दिया है और यहाँ से यहाँ तक 3 है। यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, ये छोटा वाला, जैसे ये 3 है तो ये भी 3 ही होगा, क्योंकि त्रिज्या आप लोग जानते हैं बराबर होते हैं। तो ये पूरा 5 है और ये है 3, तो ये है समकोण त्रिभुज यहाँ पर। तो
हम लोग यहाँ से PB निकाल सकते हैं। PB हम लोग कैसे निकालेंगे, रूट में लिख देंगे, ये कर्ण हुआ 5 तो 5 का स्क्वायर और माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि रूट में हम लोग कहेंगे 25 और माइनस 9 16 और वर्गमूल हो जाएगा 4, यानी कि ये PB की लंबाई आ गई 4 और इसका ये दूना होगा, मतलब पूरा AB बताना है तो 4 दूना 8 हो जाएगा। 8 पर आप लोग टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया किसी बिंदु P से, यहाँ देख सकते हैं आप लोग, जो त्रिज्या 5 सेमी वाले एक वृत्त के केंद्र O से त्रिज्या ये 5 सेंटीमीटर दिया गया है वृत्त का, कह रहा है कि उस O से 13 सेमी की दूरी पर है, उस 13 सेमी की दूरी पर ये P है। वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PQ और PR, यहाँ से PQ और PR दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तब चतुर्भुज, ये जो चतुर्भुज बना PQOR, इसी का क्षेत्रफल बताना है। PQOR इसका क्षेत्रफल बताना है। आप लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज यहाँ हुआ, क्योंकि स्पर्श रेखा पर ये लंब होता है त्रिज्या, यहाँ भी समकोण त्रिभुज हुआ, तो समकोण त्रिभुज ये है। आप लोग जानते हैं किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना फार्मूला होता है 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई। तो ऊंचाई तो ये हो गया, ऊंचाई यहाँ हो गया, आधार ये पता करना है दोनों तरफ का आधार। तो आधार कैसे निकालेंगे, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं। आधार के लिए क्या करेंगे, 13 के स्क्वायर मतलब कर्ण के स्क्वायर में से ये लंब का स्क्वायर घटा देंगे, रूट में कर देते हैं, क्योंकि यहाँ कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, स्क्वायर हमने इधर रूट कर लिया। 13 का स्क्वायर 169 और माइनस 5 का स्क्वायर 25, हटाएंगे तो रूट में हो जाएगा 144 और इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 12, ये हो गया 12 cm। सेम ये 13 है और ये 5 cm है त्रिज्या है, तो ये भी हो जाएगा 12 cm। अब इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल के अगर 2 से गुणा कर दें तो इसका भी हो जाएगा, पूरे चतुर्भुज का हो जाएगा, यानी कि हम लोग लिखेंगे 1/2 गुणा में आधार गुणा में ऊंचाई, और इसमें 2 का गुणा कर दीजिए तो पूरे का निकल जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 12 × 60 cm का स्क्वायर, यानी कि देख सकते हैं आप लोग ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। हम लोग अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 का ये फिगर है, क्वेश्चन नंबर 10 का ये फिगर है। नंबर में दिया गया चित्र में O वृत्त का केंद्र है, PQ एक जीवा तथा PQ कह रहा है ये एक जीवा तथा P पर खींची गई स्पर्श रेखा PR, ये देख सकते हैं आप लोग, जीवा PQ के साथ, ये जीवा जो PQ इसके साथ 50 अंश का कोण बनाती है, तो POQ ये वाला कोण पूछा है कितने अंश का होगा। तो कैसे आप लोग बताएंगे, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 50 दिया, आप लोग जानते हैं स्पर्श रेखा पर ये त्रिज्या होती है लंब, यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो पूरा देखिए यहाँ से यहाँ तक तो है 90 और यहाँ से यहाँ तक 50, यानी कि ये वाला हमारा कोण निकल गया 40, ये 40, ये भी त्रिज्या है तो ये भी हो जाएगा 40। अब 40 40 80, तो ये हो जाएगा 100 अंश। 100 यहाँ ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं, इस पर करेक्ट करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया चित्र में, यदि TP TQ केंद्र O वाले किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं, ये TP और TQ दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार हैं कि POQ 110 अंश, POQ 110 अंश, तो PTQ ये वाला पूछा है, PTQ कितने अंश का होगा। तो कैसे बताएंगे, देखिए यहाँ 110 इसको दिया गया है, ये आप लोग जानते हैं हो जाएगा 90 अंश, क्योंकि स्पर्श रेखा पर त्रिज्या लंब, यहाँ भी 90 अंश। आप लोग जानते हैं चतुर्भुज में चारों कोणों का योगफल 360 होता है। अब 360 होता है तो 90 + 90 + 110, इसको घटा देंगे 360 में से, जब ये सब जोड़ के घटा देंगे तो ये पता हो जाएगा। 90 90 180 और 110 हो गया 290, 70 अंश हुआ, यानी कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग 290 को जब इसमें से घटाएंगे तो 70 अंश। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है, इसको हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है घड़ी की सुई 8 सेमी लंबी है, कह रहा है एक घड़ी की कोई सुई, कह रहा है एक घड़ी की कोई सुई है जो
r सेंटीमीटर लंबा है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड। अब 5 मिनट में यही सुई मान लीजिए 5 मिनट में इधर आ जाती है, ऐसे त्रिज्य खंड यहाँ पर बन रहा है ये। अब ये क्या कहलाएगा, ये त्रिज्य खंड हो गया। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूछा है कितना हो जाएगा। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का फार्मूला आप लोग जानते हैं, थीटा बटा 360 और गुणा में पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा कितने अंश का यहाँ बना ये देखते हैं। कह रहा है कि 5 मिनट में ये यहाँ से यहाँ तक सुई गई है। जैसे ये समझिए एक घड़ी है, पूरा 360 अंश होता है। मिनट वाली सुई है, मान लीजिए ये मिनट वाली सुई ऐसे घूमती है, एक चक्कर पूरा करेगी तो 360 अंश घूमेगी। देखिए जब ऐसे घूमेगी, एक चक्कर लगाएगी तो हो जाएगा 60 मिनट, यानी कि 60 मिनट बराबर हो जाएगा 360 अंश पूरा। मिनट वाली सुई जब 60 मिनट घूमेगी, 60 मिनट ऐसे घूमेगी तो एक चक्कर पूरा होगा, यानी कि 360 अंश हो जाएगा। 60 मिनट में 360 अंश, तो 1 मिनट में कितना अंश होगा हम लोग ये देखते हैं। 1 मिनट में कितना अंश, तो 360 में हम लोग 60 से भाग करते हैं 6, यानी कि 1 मिनट में हमारा हो गया 6 अंश। अगर 1 मिनट घूमेगी तो 6 अंश घूमेगी। तो यहाँ 5 मिनट का है तो 30 अंश घूमेगी, यानी कि फार्मूला में हम लोग जब रखेंगे 30 बटा 360 और गुणा में पाई, त्रिज्या तो आ रही है आर स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, 3 से 36 12 बार में, यानी कि देखिए नीचे 12 आया, यहाँ नीचे 12 देख सकते हैं, यहाँ नीचे 12, ऊपर पाई आर स्क्वायर बटा 12, पाई आर स्क्वायर बटा 12, यानी कि हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए दिया गया त्रिज्या 8 सेमी वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल है। कह रहा है कि ये वृत्त है, 8 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है। इसके अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। अब देखिए ये 8 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो इसका व्यास कितना होगा पूरा, ये 8 ये भी होगा, यानी कि 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर हो जाएगा पूरा व्यास, ये 16 सेंटीमीटर हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक व्यास। अब देखिए ये जो व्यास है, कह रहा है कि एक अगर इसमें हम लोग वर्ग खींचे ऐसे वर्ग, तो ये जो व्यास होगा ये क्या होगा, वर्ग का विकर्ण हो जाएगा वर्ग का। और विकर्ण से वर्ग के हम लोग उसका क्षेत्रफल निकालना जानते हैं। वर्ग का क्षेत्रफल अगर हमको निकालना हो तो फार्मूला होता है विकर्ण निकल गया 16, विकर्ण का स्क्वायर बटा 2, यानी कि 16 का स्क्वायर करेंगे तो 16 गुणा में 16 और बटा है 2, ये फार्मूला होता है विकर्ण का स्क्वायर बटा 2। 2 से भाग करेंगे 8 बार में कैंसिल, 16 का 8 में गुणा कर लेंगे, 128 cm का स्क्वायर। ऑप्शन आप लोग देखेंगे बी नंबर में दिया गया 128 cm का स्क्वायर, इसको आप लोग टिक कर लेंगे। 13 देखिए दिया गया त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P डिग्री है निम्नलिखित है। कह रहा है आर त्रिज्या वाला अगर कोई वृत्त है तो उसके त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जैसे कोई वृत्त है उसका त्रिज्या अगर हम लोग आर लेते हैं तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा, कोण उसका P है यहाँ। तो आप लोग जानते हैं फार्मूला होता है थीटा बटा 360 त्रिज्य खंड का और पाई आर स्क्वायर। थीटा के जगह पर P अंश दिया है तो P अंश बटा 360 आप लोग लिखेंगे और गुणा में पाई आर के जगह पर बड़ा आर दिया है, यानी कि ये हो जाएगा। तो देखिए P बटा 360 और गुणा में पाई आर स्क्वायर, तो यही वाला हमारा ऑप्शन होगा P बटा, क्योंकि P बटा देखिए दिया है 720 अंश और गुणा में 2 पाई आर स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 360 P बटा 360 पाई आर स्क्वायर, यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।
कहा गया त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा, त्रिज्या आर दिया गया है और कोण थीटा दिया गया है। त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई का आप लोग फार्मूला जानते हैं, होता है थीटा बटा 360 गुणा में 2 पाई आर। चाप की लंबाई का ये फार्मूला है। तो देखिए थीटा बटा 360 गुणा में 2 पाई आर, आर बड़ा है तो यहाँ बड़ा वाला आर लेंगे, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दो गोलों के आयतनों का अनुपात 64 संबंध है 27 उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। आयतनों का अनुपात दे दिया तो गोले का आयतन का फार्मूला आप लोग जानते हैं, होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये फार्मूला होता है गोले के आयतन का। तो गोले के आयतनों का अनुपात दे दिया है और उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। तो एक गोले का आयतन हम लोग मान लीजिए ये ले लेते हैं और ये एक गोले का आयतन हो गया, बड़ा वाला आर ले लेते हैं हम लोग, एक गोले का आयतन हुआ, ये दूसरे गोले के आयतनों का अनुपात बराबर दे दिया है कितना 64/27 और ये वक्र पृष्ठ होता है, अभी उसको हम लोग देखते हैं। सॉल्व पहले करते हैं, 4/3 से 4/3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, यानी कि आर और आर का अनुपात हम लोग निकाल लेते हैं। पहले ऐसे लिख देते हैं और ये ऐसे लिख देते हैं, क्यूब से क्यूब कैंसिल, आर और आर का अनुपात आ गया 4 और 3 का अनुपात हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात निकालते हैं। तो वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो देखिए 4 पाई आर स्क्वायर बड़ा वाला, 4 पाई आर स्क्वायर छोटा वाला, 4 पाई कैंसिल, आर और आर का अनुपात आया है 4 और 3 का, यानी कि 4/3 का स्क्वायर है तो हो जाएगा 16:9, यानी कि 16:9 ये हम लोग टिक करेंगे। आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, एक ठोस को एक आकृति से दूसरी आकृति में रूपांतरित करने पर नई आकृति का आयतन, जब भी किसी ठोस को एक नए ठोस में बदलेंगे तो आयतन नहीं बदलेगा, यानी कि आयतन क्या होगा बढ़ेगा घटेगा पहले के समान रहेगा। यहाँ 90 ये गलत दिया गया है, केवल पहले के समान ऑप्शन होगा। 17 नंबर देखिए, यदि समान त्रिज्या आर के दो अर्धगोलों को उनके आधारों से जोड़ा जाता है तब नए ठोस का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए कह रहा है कि समान त्रिज्या वाले दो अर्धगोले, मान लीजिए एक अर्धगोला ये हो गया और एक और अर्धगोला इसके ऊपर से समान त्रिज्या का, जब इसको जोड़ दिया गया तो देखिए ये बन गया गोला। तो पूछा है नए ठोस का, जो नया ठोस बना मतलब जो गोला बना उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो आप लोग जानते हैं गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, फर्स्ट वाला टिक कर लेंगे। 18 नंबर देखते हैं, दिया गया एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल इतना है। देखिए लंबवृत्तीय बेलन ये होता है ऐसे, कह रहा है इसके आधार का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर स्क्वायर, आधार क्या है वृत्त है, तो पाई आर स्क्वायर दे दिया है 9 पाई। तो उसके आधार का व्यास पूछा है ये कितना होगा। तो देखिए पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर हुआ 9, तो आर बराबर हो जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर कैंसिल, मतलब आर बराबर हो गया 3। तो हमको बताना है ये व्यास, ये त्रिज्या है, तो व्यास क्या होता है त्रिज्या का दूना, यानी कि 6 हो गया, 6 सेमी। इसको टिक करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिया गया एक शंकु तथा एक बेलन के आधार तथा ऊंचाइयां समान हैं, उनके आयतनों का अनुपात। कह रहा है एक शंकु है और एक बेलन है, एक शंकु है मान लीजिए ये, और एक बेलन ये हो गया। कह रहा है इनके आधार और ऊंचाइयां, इसका ऊंचाई जो होगा वही इसका भी ऊंचाई होगा, और आधार समान है, मतलब आधार क्या होता है ये वृत्त होता है,
यानी कि पाई आर स्क्वायर ये भी है, पाई आर स्क्वायर ये भी है, दोनों बराबर हैं। तो उनके आयतनों का अनुपात पूछा है, दोनों के आयतनों का अनुपात क्या होगा। तो इसका आयतन आप लोग जानते हैं होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर एच। यही होता है पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल, एच से एच कैंसिल, 1/3 ही बचा, तो 1:3 हो गया। इस नंबर क्वेश्चन दिया गया निम्न में कौन सी केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो देखिए माध्य, माध्यिका और बहुलक तीनों केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कहलाते हैं, मानक विचलन ये नहीं है। अब देखिए दिया गया है माध्य, माध्यिका और बहुलक के बीच संबंध है। तो आप लोग जानते हैं 3 गुणे माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा में माध्य, ये होता है फार्मूला। माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। 3 गुणे माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा माध्य, यही हम लोग देखते हैं। देखिए तो बहुलक बराबर दिया गया है इसमें, तो बहुलक बराबर क्या होगा, 2 गुणा माध्य इधर आकर माइनस होगा, यानी कि 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणा में माध्य। देखिए 2 गुणा माध्य इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणा माध्य, यानी कि ऑप्शन सी सही होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग। अब देखिए दिया गया 22 नंबर क्वेश्चन, इतना का समांतर माध्य 21 है, तो आर का मान समांतर माध्य इतने का। तो देखिए समांतर माध्य में क्या करते हैं हम लोग, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, 5 10 15 आर 20 35 प्लस 40, और बटा क्या करते हैं, कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7, बटा 7 कर देंगे। इनका माध्य 21 दिया तो 21 बराबर लिखेंगे, तो 21 7 भाग में इधर करेंगे गुणा में होगा, बराबर 10 और 5 15 15 30 20 50 40 90 और 35 125 प्लस आर, और 7 इधर चला गया है। अब देखिए 7 का गुणा कर लेंगे तो 147, 125 इधर करेंगे माइनस में होगा, आर बच गया। तो घटा लेंगे, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 4 में से 2 घटाएंगे 2, इनमें से 1 घटाएंगे 0, यानी कि आर का मान हमारा आया 22। यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं आप लोग। तो इस तरह से आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य, 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं आप लोग देख सकते हैं, ये होता है, और इनका समांतर माध्य का है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से भाग कर दीजिए, यही समांतर माध्य होगा। जोड़ लेंगे, 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 8 36 और 9 45/9, भाग करेंगे तो 5, यानी कि यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं 5। 1 से 15 तक की सम संख्याओं का समांतर माध्य पूछा है। 1 से 15 तक की सम संख्या है, तो हो गया 2 4 6 8 10 12 और 14, बटा कितना, 1 2 3 4 5 6 7, 4 2 6 6 12 8 20 10 30 12 42 और 14 56/7, भाग करेंगे तो 8 आएगा। ऑप्शन आप लोग देख सकते हैं यहाँ दिया गया है। यदि किसी बारंबारता बंटन का माध्य 20.5 तथा माध्यिका 20 है तो उसका बहुलक होगा। देखिए ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आप लोग। यही जब 2 चीज दिया हो, माध्य माध्यिका और बहुलक, किसी में से तीनों में से 2 दिया हो तो एक निकालना हो, तो सीधे यही वाला फार्मूला प्रयोग करेंगे। 3 गुणे माध्यिका बराबर बहुलक प्लस 2 गुणा में माध्य। 3 गुणे माध्यिका, तो 3 गुणा में माध्यिका देखिए दिया गया है 20 बराबर बहुलक पूछा गया है, तो यहाँ बहुलक रहने देंगे, प्लस 2 गुणा में माध्य, माध्य दिया गया है 20.5।
तो 20 का 3 में गुणा कर लेंगे 60, और यहाँ देखिए 20.5 का 2 में करेंगे तो 41, इधर करेंगे तो -41, बराबर यहाँ बचेगा बहुलक। 41 घटाएंगे इसमें से तो हो जाएगा 19, यानी कि आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ 19 दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन दिया गया है 10 व्यक्तियों के भार का समांतर माध्य इतना किलोग्राम, उनके भारों का योगफल। देखिए भारों का योगफल पूछा है, योगफल वही यानी कि समांतर माध्य दे दिया कितना 45.6। यहाँ ऊपर आप लोग जानते हैं योगफल लिखा जाता है, योगफल अभी हमने लिखा था 1 + 2 + 3 और जितने संख्या होते हैं बटा में उसके नीचे लिखते हैं। तो कितने संख्या देखिए 10 व्यक्ति यानी कि 10 नीचे लिखेंगे, और यही योगफल पूछा है कितना होगा, और ये माध्य दे दिया है तो माध्य की जगह पर लिखेंगे 10, इधर भाग में उधर करेंगे गुणा में होगा, यानी कि 45.6 में 10 का गुणा करेंगे और बराबर बचेगा योगफल। 10 का जब इसमें गुणा करेंगे दशमलव इधर आ जाएगा, यानी कि 456, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, यदि 27, 23, x - 4, x + 4, 15, 3 और 7 का समांतर माध्य 15 हो तो x का मान, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। देखिए माध्य जब भी दे दो तो माध्य बराबर लिखते हैं, मतलब माध्य 15 दिया है, 15 बराबर इन संख्याओं को जोड़ लेंगे 27 + 23 + x - 4 + x + 4 प्लस 15, 13, 7, 15 + 13 + 7 और बटा में जितने संख्या उसको लिख देंगे। अब देखिए कितने संख्या है, ये x - 4 एक साथ है, x + 4 एक साथ है, एक संख्या, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, बटा में 7 लिखेंगे। 7 भाग में इधर करेंगे तो गुणा में होगा। ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये नहीं कि 1, 2 और x को अलग गिनिए, 4 को अलग गिनिए, x को अलग 4 को अलग नहीं, x - 4 एक साथ में है और x + 4 एक साथ में है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 भाग में इधर कर दिए गुणा में हो गया, इधर से 7 इधर आ गया, जो बचा उसको जोड़ लेते हैं 27 और 23 50, 50 और देखिए 50 में से ये -4 हो जाएगा तो 46, फिर उसमें +4 हो जाएगा तो 50 और 15 65 और 13 78 और 7 85 और बचा क्या देखिए प्लस x और x जोड़ेंगे तो 2x, 7 इधर आ गया गुणा में, 15 का 7 में गुणा करेंगे 105, 85 इधर करेंगे माइनस में होगा, बराबर इधर बचा 2x, घटाएंगे तो 20, 2 इधर गुणा में इधर करेंगे भाग में होगा तो x बचेगा, यानी कि x का मान आया 10। यहाँ ऑप्शन देख सकते हैं 10 दिया गया, इस पर करेक्ट करेंगे। अब देखिए दिया गया 28 नंबर में प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याएं आप लोग जानते हैं ये होते हैं, इनकी माध्यिका पूछा है, ध्यान दीजिएगा। तो माध्यिका के लिए पहले संख्याओं को आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, तो ये आरोही क्रम में देखिए हमने लिखा है। तो n कितना है हम लोग गिनते हैं, n कितना है 1 से 10 तक है तो मतलब 10 है। अब 10 क्या होता है, सम होता है, सम है, तो सम वाला फार्मूला लगाएंगे। आप लोग जानते हैं माध्यिका बराबर होता है n/2 वां पद प्लस n/2 + 1 वां पद और पूरा का बटा 2, यही माध्यिका। n है 10, 10/2 करेंगे तो 5 वां पद और प्लस n 10 है, 10/2 5 और 1 6, 6 वां पद बटा 2। 5वां पद देखिए यहाँ पर 5 है तो 5 प्लस 6वां पद 6 है, 6/2 यानी 11/2। 11 में 2 से आप लोग भाग करेंगे तो आएगा 5.5, ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा।
अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29, यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती है तो उसकी प्रायिकता, जब कोई घटना घटित न हो तो उसकी प्रायिकता हमने पढ़ाया आप लोगों को शून्य होती है। किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग 1 होता है। सभी प्रारंभिक घटनाएं होंगी, उनके प्रायिकताओं का योगफल कितना होगा? 1 होगा। ये हमने आप लोगों को पढ़ा दिया था। 31 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, एक थैले में 3 लाल और 2 नीली गेंदा हैं। थैले से यादृच्छिया एक गेंद निकाली जाती है, एक नीली गेंद के निकाले जाने की प्रायिकता। नीली गेंद पूछा है तो देखिए नीली 2 गेंदा हैं तो ऊपर 2, और कुल कितनी गेंदा हैं? 3 2 5, यानी कि 2/5। ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ। 32 नंबर, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? अब देखिए इसमें कौन सी प्रायिकता नहीं, आप लोग जानते हैं प्रायिकता क्या होता है। 0 हो सकता है प्रायिकता, 0 से बड़ा और 1 तक, 1 से छोटा या 1 होता है, 1 से अधिक और 0 से कम नहीं हो सकता प्रायिकता। तो देखिए 1/3 है। जब भी नीचे संख्या बड़ा हो, अगर ऊपर का संख्या छोटा नीचे का बड़ा, तो ये संख्या 1 से कम माना जाता है। अगर ऊपर बड़ा हो नीचे छोटा हो तो 1 से ज़्यादा, हमको 1 ही तक चाहिए। तो देखिए ये तो प्रायिकता है 2/3, ये भी प्रायिकता 3/2। नीचे कम है ऊपर ज़्यादा, मतलब ये प्रायिकता नहीं है, प्रायिकता नहीं पूछा है, तो इस पर टिक करेंगे। आगे देखिए 33, 34 और 35 क्वेश्चन। अब देखते हैं यहाँ दिया गया 52 पत्तों की अच्छी तरह से फेंटी गई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। एक तस्वीर वाले पत्ते को प्राप्त करने की प्रायिकता। हमने आप लोगों को जब प्रायिकता पढ़ाया था तो बताया था तस्वीर वाले कुल 12 पत्ते होते हैं, तो 12 बटा में टोटल 52। इसको कैंसिल करेंगे, 4 से कैंसिल कर सकते हैं 3 बार में, और 4 से इसको 13 बार में, तो 3/13 हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। 34 नंबर में दिया गया पासे को एक बार उछालने पर अभाज्य संख्या प्राप्त करने की। अब पासा देखिए उछालते हैं तो उस पर 1 से 6 तक की संख्याएं होती हैं। कह रहा है इसमें उछालने पर अभाज्य संख्या, तो अभाज्य संख्या 2 भी होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है, यानी कि 3 अभाज्य संख्याएं हैं तो ऊपर 3 और बटा 6। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 होगा। ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जब एक सिक्कों को एक बार उछाला जाता है, साथ ही एक पट प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। एक चित्त और एक पट का आप लोग जानते हैं 1/2 होता है, तो 1/2 चित्त का, 1/2 पट का। इस पर टिक करेंगे। उम्मीद है ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझे होंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। इससे पहले भी हमने पूरा चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हुआ, उसको भी आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, और कल एग्जाम में आप लोग जरूर अच्छे नंबर पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। धन्यवाद।